नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 18 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का दूसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर के टॉपिक वाइज प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग भी आने वाले किसी भी शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप अपने शिफ्ट के सारे प्रश्नों को मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी वाले सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं ये आपकी कैसे काम करती हैं। देखिए, गर्भ निरोधक गोलियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि फीमेल के ओवरी में जो आपका एग बनता है, अगर वो स्पर्म से ना मिलने पाए तो फिर आपका यहाँ पर कोई भी महिला गर्भधारण नहीं करेगी। तो गर्भ निरोधक गोलियों का मुख्य रूप से काम यही होता है कि ये जो ओवुलेशन की प्राकृतिक प्रक्रिया है उसमें ये बाधा पहुंचाते हैं, अंडों को ओवरी से निकलने से ये रोकते हैं और इस कारण से जो आपके स्पर्म हैं वो इन अंडों से नहीं मिल पाते हैं और इसलिए यहाँ पर महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो अश्वगंधा नाम की जो औषधि है इसका उपयोग ब्लड प्रेशर के इलाज में किया जाता है। अगला प्रश्न मानव उत्सर्जन तंत्र के एक इमेज से पूछा गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो ये हमारे शरीर का वह हिस्सा होता है जो कि तरल अपशिष्टों को एकत्र करता है और उसके बाद में इनको बाहर निकालने का काम करता है। तो इसमें आपके दो वृक्क होते हैं यानी कि हमारे किडनी होती हैं, दो मूत्र वाहिनियाँ होती हैं यानी कि यूरेटर्स होता है, मूत्राशय यानी कि ब्लैडर होता है और आपका होता है मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा। तो ये सारे मिलकर के यहाँ पर आपके मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि दो तारों की लंबाई समान है। अब यहाँ से हम लोग फिजिक्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो P का जो प्रतिरोध है वो Q से 9 गुना है। तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। लगातार इस आपके सूत्र से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिंपली आपको पहले पता होना चाहिए जो फार्मूला है, यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस है ये बराबर होता है ρL/A। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों तारों की लंबाई समान है यानी कि लेंथ समान होगी, रेजिस्टिविटी भी आपकी सेम होगी और दिया गया है कि जो आपके P का रेजिस्टेंस है ये Q की तुलना में 9 गुना है, यानी कि Q का 9 गुना रेजिस्टेंस है R के। तो आपके सामने दोनों फार्मूले दिए गए हैं, इन दोनों फार्मूलों में आप लोग वैल्यू पुट करेंगे और जो हमारा यहाँ पर एरिया है, एरिया को हम लोग लिख सकते हैं πr²। तो P के लिए πrp² हो गया और Q के लिए πrq² यहाँ पर हो गया है। उसके बाद में ρL और जो आपका पाई है ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। इधर आपका बचेगा 1/rp² इक्वल टू 9/rq²। rp को ऊपर लेके जाएंगे, उसके बाद में 9 को नीचे लेकर के आएंगे, फिर हम लोग इसको जो स्क्वायर है वो यहाँ पर जा कर के मॉड बनेगा, रूट बनेगा और उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया कि एकल फेरों वाली कुंडली की तुलना में 6 फेरों वाली कुंडली से कितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए, जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो अगर एक फेरों वाली कोई कुंडली है जिससे चुंबकीय क्षेत्र हमारा मान लीजिए समथिंग x है, तो जो आपके 2 फेरों वाली होगी उससे ये 2x होगा, 3 फेरों वाले से 3x होगा, 4 फेरों वाले से 4x होगा। इसी प्रकार से ये n के मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता जाता है। 6 फेरों वाली जो कुंडली होगी ये आपकी हो जाएगी 6 गुना। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपको सिंपली ये पता होना चाहिए
कि किसी भी मिरर या फिर लेंस के लिए अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो और जो आपका इमेज बन रहा है वो दोनों एक ही साइड में बन रहे हैं, तो उस स्थिति में जो फोकल दूरी है या जो आपका फोकस दूरी है वो हो जाएगी पॉजिटिव। तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के लिए ये जो हमारी फोकस दूरी है ये होती है धनात्मक। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तल लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है। मैग्निफिकेशन की बात की गई है, तो आपको ध्यान रखना है m इक्वल टू वी बाई यू होता है, जहां पर वी आपका बनने वाले इमेज की दूरी है, u की बात करें तो ये हमारे ऑब्जेक्ट की दूरी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन जो है वो आपके हाइट के ऊपर भी काउंट किया जाता है। जैसे m इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एच डैश, जहाँ पर एच डैश आपके इमेज की हाइट है और h की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके ऑब्जेक्ट की हाइट है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो तारे हैं वो आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन की जो प्रक्रिया है इसी के कारण तारे हमें आसमान में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? देखिए, जो हमारे प्रकाश की किरण है जब यह पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर ये अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है। यानी कि मान लीजिए दो मीडियम हैं जिनके बीच में जो डेंसिटी है वो इक्वल नहीं है। उस स्थिति में जब प्रकाश की किरण यहाँ पर गिरेगी तो ये सीधे जाने के बजाय थोड़ी सी मुड़ जाती है और इसी के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब आप लोग रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो समानांतर, अगर आपने समांतर क्रम में जोड़ा है यानी कि पैरेलल में जोड़ा है तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस सो फोर्थ सो ऑन हो जाएगा। यानी कि जितने आपका रेजिस्टेंस होंगे उनको आप लोग ऐसे काउंट करेंगे। वहीं पर अगर आपने श्रेणी में जोड़ा हुआ है तो यहाँ पर सिंपली आप लोग इन्हें ऐड कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि रो प्रतिरोधकता वाले तार के 4 समान टुकड़े करने पर एक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी। इससे पहले प्रश्न पूछा जा चुका है कि अगर आपके पास में ये लंबाई का कोई तार है और इस तार को आप लोग काट देते हैं L/2 में, तो उस समय आपका प्रतिरोध कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध तो यहाँ पर चेंज होता है, लेकिन जब हम लोग प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो प्रतिरोधकता मतलब होता है रो की यूनिट होती है ओम मीटर। वहीं पर जो रेजिस्टेंस है वो हमारा आर होता है जिसकी यूनिट होती है ओम। तो अगर हम लोग प्रतिरोधकता की बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल पर। यानी कि कॉपर का एक फिक्स रेजिस्टिविटी होगी, लोहे का तार है तो उसकी एक फिक्स रेजिस्टिविटी होगी। तो आपके पास में ये लंबाई का तार हो या फिर आपके पास में 100-200 मीटर लंबा तार हो, आप उसके कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। हर टुकड़े की रेजिस्टिविटी आपकी हो जाएगी रो। अब हम लोग केमिस्ट्री सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ से डिस्कस करेंगे। एक प्रश्न बहुत ही सिंपल सा आया था कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग हेमीहाइड्रेट की बात करते हैं तो इसका सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। यहाँ पर जल आपका आधा है इसीलिए हम लोग कहते हैं हेमीहाइड्रेट। वहीं पर अगर हम लोग CaSO4.2H2O की बात करते हैं तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जल के 2 अणु देखने को मिलेंगे और इसे कहा जाता है जिप्सम। तो दोनों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये क्या होती है। तो आपने वो वाला सॉन्ग सुना होगा कि मैं और तुम अगर हम हो जाते, तो कुछ उसी प्रकार का है। जैसे कि एक X है एक Y है और ये दोनों आपस में मिल गए और मिलने वाला जो नया कंपाउंड है वो XY हो गया। यानी कि दोनों आपस में जुड़ गए हैं और इसी को हम लोग कहते हैं संयोजन अपक्रिया। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है जो हमारा बिना बुझा हुआ चूना है। जब वो आपके पानी के साथ में अपक्रिया करता है तो ये बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस। यानी कि ये आपका बुझा हुआ चूना बना लेता है
तो इस स्थिति में यहाँ पर होती है संयोजन अवक्रिया। अगला प्रश्न पूछा गया कि मंडलीय भाई साहब के द्वारा 1872 में जो पीरियोडिक टेबल प्रकाशित की गई थी वो किसके ऊपर आधारित थी। तो कई बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डोबे राइनर जो फिर या न्यूलैंड थे या फिर मंडलीय भाई साहब थे, इन सभी की जो पीरियोडिक टेबल है वो आपके परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1872 में ये प्रकाशित हुई थी। जब इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया था तो उस समय इसमें टोटल 63 एलिमेंट थे। आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1913 में हेनरी मोजले महोदय के द्वारा इसको तैयार किया गया था और आपको ध्यान रखना है कि ये परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, इससे आपका होगा प्रदूषण अगर ये बायोडिग्रेड नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी का यौगिक है। तो समजातीय श्रेणी की बात की गई है। पहले समझिए समजातीय श्रेणी होती क्या है। होमोलॉगस सीरीज आपने मैथ वगैरह में भी पढ़ी होगी। तो यह एक ऐसी श्रेणी होती है जिसको एक सामान्य सूत्र के द्वारा हम लोग निरूपित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एल्केन की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है CnH2n+2। उसी प्रकार से एल्केन की बात करें तो CnH2n, एल्काइन की बात करें तो CnH2-2। इसी में आप लोग वैल्यू पुट करते जाइए, आपको पूरी सीरीज मिलती जाएगी। तो ये हमारी होती है होमोलॉगस सीरीज। फिर एक प्रश्न था कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप यानी कि कार्यात्मक समूह के पहले 2 सदस्य कौन हैं। तो पहले तो आपको कीटोन फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, कईयों को तो नहीं पता होगा। तो C+O और यहाँ पर C के साथ है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर आप लोग जोड़ सकते हैं एल्किल ग्रुप यानी कि CH3, C2H5 या फिर C3H7 और इससे जो आपके कंपाउंड बनेंगे वो सारे हमारे कीटोन फैमिली के होंगे। तो सबसे सिंपल जो इसका कंपाउंड है वो हमारा एसीटोन ही है, जैसे कि CH3, COCH3। उसके बाद में एक तरफ CH3 हम लोग रहने देंगे, दूसरी तरफ C2H5 ऐड कर देंगे तो इससे बन जाता है ब्यूटानोन। तो कार्यात्मक समूह आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा C+O और इधर इधर आपके होंगे एल्कली ग्रुप। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीजियम हमारा सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक एलिमेंट है यानी कि सर्वाधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। वहीं पर अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं तो वो आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए संयोजन से 2 प्रश्न आ गए थे कि जब आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो ये पानी बनाता है। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है। तो ये हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया ही था कि 2 लोग मिलकर के जब एक हो जाएं तो इसे आप लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उदाहरण के लिए मैंने आपको बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना वाला अपक्रिया भी बताई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि धावन सोडा का जो उपयोग है वो किसमें नहीं किया जाता है। धावन सोडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से अमोनिया उत्पादन में इसका उपयोग नहीं होता है। देखिए धावन सोडा जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज़ के उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग सुहागा यानी कि सोडियम के यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग है वो सफाई करने में भी किया जाता है और पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग यहाँ से जो हमारे करंट अफेयर और जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। तो एक प्रश्न आया था कि मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में तो राजीव कुमार साहब हैं, लेकिन वो 15 मई 2022 को अपॉइंट हुए थे, यानी कि मार्च 2022 की बात करें तो उस समय हमारे सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी और सुकुमार सेन हमारे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में
जो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन है इसमें सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो ये जीता हमारे उत्तराखंड के लक्ष्य सेन ने। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस टूर्नामेंट में जो गोल्ड मेडल है यानी कि जो इसका खिताब है वो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं जरा कमेंट में आप लोग बताइएगा। बाकी महिला एकल की बात करते हैं तो जापान की जो अकाने यामागुची हैं वो आपके महिला एकल की विजेता रही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो CSIR है उसके द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हर साल टोटल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। पिछले साल टोटल 11 लोगों को ये पुरस्कार मिला था। तो चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो डॉक्टर जीवन पन्नियमकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को मिला था। वहीं पर अगर हम लोग गणित की बात करें तो डॉक्टर अनीस घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को मिला था। भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक साहा को मिला। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान में डॉक्टर विनय कुमार सैंकिया को मिला। इंजीनियरिंग में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को मिला था और जीव विज्ञान में डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ल और डॉक्टर अमित सिंह को यह पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया खेल से ही कि वर्ष 2021-22 के लिए जो 75वां संतोष ट्रॉफी का खिताब है ये किसने जीता है? तो फाइनल मुकाबले में केरल की टीम ने आपके पश्चिम बंगाल को हरा दिया और संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। इस साल कुछ और टूर्नामेंट ध्यान रखिए, जैसे कि रणजी ट्रॉफी जो समाप्त हुई है पहली बार उसको मध्य प्रदेश की टीम ने जीता है। IPL 2022 की अगर हम लोग बात करें तो इसे गुजरात टाइटंस ने जीता है। वहीं पर अगर हम लोग महिला विश्व कप की बात करें जो न्यूजीलैंड में हुआ था उसे जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं पुरुष अंडर 19 विश्व कप की जो कि वेस्ट इंडीज में हुआ था उसको जीता है हमारे भारतीय टीम ने। तो ये सारे टूर्नामेंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का पद है यानी कि लेखा महानियंत्रक का पद है इस पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है सोनाली सिंह की। किसकी? सोनाली सिंह को यहाँ पर नियुक्त किया गया है और इन्होंने दीपक दास का स्थान लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नीति आयोग के द्वारा जो पिछले साल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि गरीबी सूचकांक जारी किया गया इसके अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो इसमें तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बिहार हमारा सबसे गरीब है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, झारखंड का नंबर आता है। वहीं पर सबसे कम गरीबी वाले राज्यों की बात करें तो केरल में सबसे कम है, फिर गोवा है और उसके बाद आता है सिक्किम। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे बड़े निर्यातक देश की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा भारत। अगला प्रश्न पूछा गया कि 12वें हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 में मेजबान देश कौन था? तो 12वें हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव की बात करें तो इसमें मेजबान देश था यूनाइटेड किंगडम। कौन था? मेजबान देश था यूनाइटेड किंगडम। वहीं पर अगर हम लोग फोकस लैंग्वेज की बात करते हैं तो इस बार पंजाबी भाषा आपकी फोकस लैंग्वेज रही थी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सूरजकुंड मेला होता है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला होता है, ये हरियाणा में आयोजित किया जाता है फरीदाबाद में। इस साल इसका जो पार्टनर देश था वो उज्बेकिस्तान था। वहीं पर अगर हम लोग फोकस स्टेट की बात करते हैं तो वो आपका जम्मू कश्मीर था। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है ये आपके कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जो संयंत्र है वो मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित होगा। बोटोमो एनर्जी लिमिटेड और ग्रेन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। अब बात करेंगे स्टैटिक जीके की। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको आर्टिकल 21 में मिलेगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसको संवैधानिक मान्यता मिली थी। हालांकि हमारे भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको इसके प्रावधान नहीं मिलेंगे, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। अगला प्रश्न पूछा गया लुल्लू वाला
कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, वहाँ पर आपको एशियाई शेर देखने को मिलेंगे। असम में जो मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर आपको एक सींग वाला गैंडा देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में अंग्रेजों के शासन के समय सर्वाधिक 85% लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो सबसे ज़्यादा जो 85% लोग हैं, तो भैया ये आते थे कृषि में। ये तो आसानी से आप लोग कर सकते थे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। औपनिवेशिक काल जब था हमारे यहाँ पर, तो उस समय ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो कृषि में ही थी। आज भी हमारी अधिकांश जनसंख्या कृषि में ही है। फिर एक प्रश्न था कि कुसुम, साल, सागौन ये हमारे किस प्रकार, ये जो हमारे वृक्ष हैं ये किस प्रकार के वन में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे भारत में जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हैं, यहाँ पर आपको कुसुम, साल और सागौन देखने को मिलेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि मुगलों के द्वारा सुनियोजित तरीके से बसाया गया पहला शहर कौन सा था। तो ये जो आपका शहर है, नाम इसका फतेहपुर सीकरी है। आपको पता होना चाहिए 1572 में जो राजधानी है उसको अकबर के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया था फतेहपुर सीकरी में, और ये आपके यूनेस्को के विरासत स्थल में भी शामिल है। फिर एक प्रश्न था कि आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति इसे कहा जाता है। फार्मूले की बात करें तो सीमांत बचत प्रवृत्ति जो है ये आपके ds डिवाइडेड बाई dy के बराबर होता है, जहां पर आपका जो ds है वो बचत में परिवर्तन है, आय में परिवर्तन, बचत में परिवर्तन है, और dy आपकी इनकम में परिवर्तन है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में 5R का पूरा नाम क्या है। तो इसके संदर्भ में 5R का पूरा नाम होता है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पोज और आपका है रिसाइकल। तो जरूर ध्यान रखिएगा, कूड़ा प्रबंधन के संदर्भ में 5R के ये 5 नाम हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये जो राजभाषा अधिनियम है ये आपका लागू हुआ था 1963 में। आपको ये पता होना चाहिए कि 14 सितंबर 1949 को हमारी जो संविधान सभा है उसके द्वारा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को आपके आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था, और उसके बाद में ये जो हमारा राजभाषा एक्ट आता है 1963 में, इसके बाद अंग्रेजी को राजभाषा को दर्जा मिला था, इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना किया था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में कोलकाता में किया गया था। इसके अलावा यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्म समाज भी राजा राम मोहन राय, तत्वबोधनी सभा की बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्य शोधक समाज की बात करें तो हमारे जो ज्योतिराव फुले हैं इनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2013 में शुरू की गई जियो पारसी योजना में कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में पारसी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, उनका जो रिप्रोडक्शन या फिर जो प्रजनन दर है वो भी काफ़ी कम है। तो भारत सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी जिससे इनकी जनसंख्या को थोड़ा बढ़ाया जा सके, और इसके अंतर्गत ART और सिरोगेसी के लिए 8 लाख तक की सहायता राशि केंद्रीय सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे दूसरे शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो PDF है वो आपको kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।